करते हैं चैप्टर 9, 10, 11। पहले चैप्टर 9 और 10 में देख लेते हैं कि आपके स्टडी टेक्स्ट में क्या बात की गई है, कौन से टॉपिक्स बताए गए हैं, और इसको हम यहाँ पर एज अ क्विक रिव्यू कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इसके इंटरफेस के ऊपर हम बात करते हैं। जी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट साइड पे QAT नज़र आती है, क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं जैसे सेव, अनडू, रीडू। आप यहाँ पर ऐड और लेस भी कर सकते हैं कुछ बटन्स को। ठीक है, प्लस आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार इस रिबन के नीचे भी जा सकती है। कैसे? अगर हम इस मेन्यू को ओपन करें, इस कॉन्टेक्चुअल मेन्यू को ओपन करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो बिलो द रिबन। इसका मतलब क्विक एक्सेस टूल बार दो जगहों पर नज़र आ सकती है, दोनों जगहों पे नहीं नज़र आएगी, एक वक्त में एक जगह पर नज़र आएगी। यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा टॉप लेफ्ट साइड पर होगी। यहाँ फिर हम इसको मूव करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डाउनवर्ड्स। ओके, फिर आपके पास सेंटर में टाइटल बार होता है। आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, एक नाम देते हैं, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको पता होगा .docx। ठीक है, और फिर राइट साइड पे आपके पास कुछ बटन्स होते हैं, 3 बटन्स, जिससे आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और इस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो। डाउन द लाइन आपके पास अगेन लेफ्ट साइड पे फाइल टैब एक बटन है, जिस पर आप क्लिक करके बैक स्टेज व्यू की तरफ आ सकते हो, जहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट के सारे फंडामेंटल काम करते हो। डॉक्यूमेंट को सेव करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट को ईमेल करना है, डॉक्यूमेंट की कॉपी बनानी है, कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना है, ठीक है, कोई एडवांस सेटिंग्स देखनी है, तो सारा काम आपके पास इस बैक स्टेज व्यू से हो रहा होता है। ठीक है, प्लस आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पहले से ही काम किया हुआ है, आप क्विकली उसको ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर ऑल द फीचर्स इन द बैक स्टेज व्यू। फिर आपके पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंसेस। आपके एग्जाम के अंदर जो टैब्स मौजूद हैं वो एक तो होम टैब कवर किया गया है, चैप्टर 9 और 10 की अगर हम बात करें तो होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, डिज़ाइन टैब, लेआउट में आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मौजूद है। मेलिंग्स का टैब इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें हम मेल मर्ज वगैरह करते हैं, ये इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन कुछ जगहों पे पढ़ाया जाता है, तो मैं ये बता दूं कि एग्जाम में नहीं आता। रेफरेंसेस का टैब काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 11 आपका पूरा बेस करता है इस टैब के ऊपर, जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट होता है, फुट नोट्स, एंड नोट्स क्या होती हैं, बिब्लियोग्राफीज, कैप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है, ठीक है, टेबल ऑफ फिगर्स क्या होता है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ अगेन नहीं है, और अगेन ये साइटेशंस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सही है, कि ये किस तरह से अप्लाई की जाती हैं। तो बिल्कुल बेसिक अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास एक कमांड होती है इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिससे आपके पास कुछ डमी पैराग्राफ्स बन जाते हैं। ये आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं कि आपको अगर कोई क्विक आंसर निकालना है बेस्ड ऑन सम पैराग्राफ्स और फॉर्मेटिंग, या कोई ऑप्शन को चेक करना है, तो आपको ये सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, ओके। जो चैप्टर 9 और 10 के अंदर जो फंडामेंटल बात की गई है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जो आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया ज़रूर होगा, कि जैसे अगर हम होम टैब की बात करें बिल्कुल क्विकली, तो यहाँ पर आपके पास फॉन्ट का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर उसके रेलिवेंट आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके राइट बॉटम पे कुछ एरोज बने हुए होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो फॉन्ट के बराबर में आपको एक एरो नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि फॉन्ट का ग्रुप सिर्फ इन बटन्स के हद तक लिमिटेड नहीं है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो और मज़ीद फंक्शंस को देख सकते हो जो यहाँ विजिबल अभी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फॉन्ट की एक विंडो आ जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है मेरे पास, जिसमें फर्दर मेरे पास और ऑप्शंस मौजूद हैं। और आईकैप के तमाम टेक्निकल MCQs इन्हीं विंडोज़ के थ्रू ही आ रहे होते हैं, क्योंकि आईकैप आपसे कोई भी MCQ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा। यहाँ तो आपको आईकैप सिचुएशन बेस्ड MCQs बना कर देगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे MCQs आपको देगा जो आपको ढूंढने होंगे, जिसके आंसर्स आपको ढूंढने होंगे, और आप उस वक्त ढूंढ सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस होगी उस एप्लीकेशन की। हम क्या करते हैं, वी जस्ट गो थ्रू द स्टडी टेक्स्ट, और हमने देखा कि जी हमें स्क्रीनशॉट उस बुक के अंदर समझ में आ रहा है, हमने कहा ठीक है यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे शायद इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर एक टॉपिक स्टडी टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है तो उसका स्कोप वाइड है हमेशा। लेट सपोज कि अगर वो स्टडी टेक्स्ट में बुलेट्स का जिक्र किया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, ठीक है, आपने सिर्फ स्टडी टेक्स्ट के हद तक उसको पढ़ा, जितना दिया हुआ था उतना पढ़ा। ऐसा नहीं है कि जो उसने स्टडी टेक्स्ट में वो पैराग्राफ लिखा है बुलेट्स के थ्रू, सिर्फ उसी में से ही MCQ बना के देगा। बात समझ में आ रही है कि उसका स्कोप वाइड है।
आपको सारे एंगल से उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ा जाए, सवाल ये पैदा होता है कि स्टडी टेक्स्ट में तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप सर कह रहे हैं कि भाई स्कोप अगर वाइड है तो मैं फिर कैसे करूं, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ओपन करके देखेंगे नहीं कि आप फर्दर ड्रिल डाउन कहाँ तक कर सकते हो, मैक्सिमम आप कहाँ तक उस ऑप्शन के अंदर जा सकते हो, तब तक आपको वो ऑप्शंस याद नहीं रहेंगे। जब एमसीक्यू आता है, एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स टेक्निकल मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है। जस्ट लाइक कि जब हम इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स की टर्म्स पता होनी चाहिए, तो हम समझ सकेंगे सवाल क्या है। या अगर लॉ का पेपर दे रहे हैं तो हमें लॉ समझ में आना चाहिए कि लॉ की टर्म्स कहती क्या है। इसी तरह से आईटी में भी एक छोटा सा मसला है। आईटी में मसला ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, पावर पॉइंट की कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। अब जब वो टर्म्स एमसीक्यू के सवाल में लिखी हुई होती है ना, तो अब आपको नहीं पता, आपने कहा कि यार ये वर्ड तो मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हेल्प विंडो की तरफ जाते हैं अगर उनको नेविगेट करना आता है। हेल्प विंडो में वो सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उससे होता है कि आगे के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें टाइम एलोकेशन डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। अब सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट तो करके आते हो, लेकिन कुछ ठंडे दिमाग से आपने कुछ सुकून से किए हुए होते हैं और कुछ जल्दबाजी में किए हुए होते हैं, अगेन पेपर रुक जाता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पॉइंट्स बताता रहूँगा कि ये पेपर रुक क्यों रहा है। एक तो ये कि आपको वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब तो मैं आपको वोकैबुलरी बताऊंगा कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। जैसे एक बहुत सिमिलर टर्म है एक्सेल से रिलेटेड एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, आपको पहली मरतबा देख रहे हैं। अब एडजेसेंट का वर्ड हो सकता है शायद स्टडी टेक्स्ट में हो, या हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैंने कहा ना टॉपिक है तो स्कोप वाइड है, तो वो कोई एडजेसेंट का एक सिनोनिम भी है कंटेजियस। तो अब उसने एमसीक्यू में एडजेसेंट नहीं लिखा, स्टडी टेक्स्ट में एडजेसेंट लिखा, तो उसने कंटेजियस दे दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या बात कर रही है। तो पढ़ाया नहीं है टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन टर्म्स आपने नहीं याद किए हैं, तो आपको वहाँ एमसीक्यू में बेटा मसला आ रहा है, ठीक है। तो वो कोशिश पूरी करूंगा कि इस 2 दिन के वर्कशॉप में सारी चीज़ें आपको एलोबरेट मैक्सिमम कर सको, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि जो टॉपिक आपकी स्टडी टेक्स्ट में है आप उसको विंडो में प्रैक्टिस मैक्सिमम करके जाएंगे, उसको फर्दर ड्रिल डाउन करके जाएंगे कि वो टॉपिक कितना एनहांस मुझे विंडो पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं इंसर्ट टैब की। मैं अगेन होम टैब पे आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं अभी ज़रा क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के अंदर बेसिकली है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पेजेस, लेट सपोज आपके पास इंसर्ट के टैब में ये 3 ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, कवर पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक्स। कवर पेज आप हमेशा टॉप पर लगाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, ठीक है, जो काइंड ऑफ अ डिज़ाइन होता है, एक लेआउट होता है कि ये बुक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ब्लैंक पेज, जब भी आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, सही है। ऐसा होता है ना कि लेट सपोज कुछ स्टूडेंट्स यूँ करते हैं कि पेज 1 पर हूँ, पेज 2 चाहिए तो एंटर 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 एंटर, अब तक एंटर करते जाएंगे जब तक पेज 2 नहीं आ जाएगा मेरे पास, आ गया, हाँ चलो भाई पेज 2 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं पता होता। अब उन्होंने प्रैक्टिस ही ऐसी की है, मतलब प्रैक्टिस एज एन फॉर्मल एप्लीकेशन को जैसे यूज करना चाहिए ना वैसे यूज नहीं कर रहे हो, वो सारे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। वो जो एक टर्म कहते हैं जुगाड़, जो जैसे कहते हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। अगेन फेल होने की एक और वजह ये है कि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस एप्लीकेशन को यूज करना कैसे सिखा रहा है, क्योंकि आईकैब आपसे जुगाड़ नहीं पूछ रहा, आईकैब आपसे एप्लीकेशन का यूज पूछ रहा है। तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सारे जो ये जुगाड़ कर रहे हैं ना, तो ये काम नहीं आएंगे। हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक ऑप्शन अगर एक सिचुएशन आई है, एक क्यूरी आई है, मुझे नया पेज इंसर्ट करना है, तो दिस इज नॉट द वे कि एंटर 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 करते जाओ और सर नया पेज आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। फिर आपके पास इंसर्ट के टैब में टेबल का एक ऑप्शन है, जो हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है जो हमें यहाँ पर पता चल रही है 10/8 की। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे डिफर लगेगी फ्रॉम वर्ड 2016 टू 2010 मैं आपको बता दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे जो ग्रिड नज़र आ रही है वो कितने की है, 10/8 की। हो सकता है जब आप 2010 यूज़ कर रहे हो तो कम हो, या हो सकता है इतनी ही हो, तो ये ज़रा चेक कर लेना अपने एंड पे, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो नज़र आ रही है ना। आपने एमसीक्यू में अगर इस तरह की टेक्निकल साइट को पूछता है तो आपने यहाँ से ओपन किया, देखा और आंसर दे दिया, ठीक है। फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल,
जिसमें आप अगर मैनुअली कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रॉज डिफाइन करते हो, सही है। अगेन मैक्सिमम आपको नहीं पता होता, आप एक बड़ा नंबर इसमें ऐड करते हो तो फ़ौरन से आपके पास एक वार्निंग मैसेज आ जाता है जो आपको बता रहा है कि जी आप इसमें जो इनपुट कर सकते हो वो नंबर 1 से 63 तक का है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम, आपको ऑप्शंस यूज़ करना आना चाहिए इफेक्टिवली कि कैसे होना है। फिर आपके पास जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल की फिटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से वो फिट होगा उस पेज के ऊपर, कि वो पूरा स्प्रेड होगा पेज पे या जितना कंटेंट है उसके साइज के हिसाब से फिट हो जाएगा या ऑटो फिट होना चाहिए। तो उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं बाय विंडो, बाय कंटेंट्स और बाय कॉलम विड्थ, ठीक है। फिर अगेन इलस्ट्रेशन का ग्रुप देखें तो उसमें आपके पास है पिक्चर्स। आपको ऑनलाइन पिक्चर्स नज़र नहीं आएगा वहाँ पे क्योंकि ये न्यू फीचर ऐड हुआ है तो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब ये होता है कि अब ये हो गया कि आपको डायरेक्ट गूगल पे जाके एक वेब ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिंक लिखते हैं और वो पिक्चर्स इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये पिक्चर कहाँ से आपकी आएंगी? ये पिक्चर आपकी हार्ड ड्राइव से आएंगी, जो भी लोकल हार्ड ड्राइव होंगी। ऐसा ही है, एग्री करते हो? लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है और अगर आप लैन के ऊपर हो, अब देखो आप नेटवर्क के ऊपर हो तो आप, अगर आपका सिस्टम शेयरिंग पर है तो किसी और के सिस्टम की हार्ड ड्राइव से भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा ना, जब टॉपिक ऐड हो गया तो उसका स्कोप वाइड हो गया। अब तक आपके दिमाग में था भाई मेरी हार्ड ड्राइव से ही मैं पिक्चर ला सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लैन और वैन का टॉपिक आपके उसमें दिया हुआ है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे कनेक्ट हो रही है दो चीज़ें, कि जी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पिक्चर सिर्फ अपनी हार्ड ड्राइव से नहीं ला सकता, मैं किसी और के सिस्टम से भी ला सकता हूँ। ओके, अब ये पिक्चर्स कहाँ से आ सकती है? अब ज़रा मुझे बताएं। आपकी अपनी हार्ड ड्राइव से आ सकती है, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क पे हैं तो किसी भी शेयरिंग फोल्डर से ला सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ शेप्स हैं और उन शेप्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या आपको सिंपल इस शेप के बारे में पूछ रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब आप किसी शेप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंटर्स आपको नजर आ रहे हैं जो आप ड्रैग और ड्रॉप करके इसके साइज को रिसाइज करते हैं, राइट। और एक और आपको पॉइंटर नजर आ रहा है जिससे आप 360 डिग्री पे इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। बट जब आप इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हो तो ऊपर आपके पास एक फॉर्मेट का टैब इनेबल हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से एमसीक्यू वो पूछ ले, हो सकता है कि वो सवाल में ये लिखे कि जब हम किसी शेप को इंसर्ट करते हैं तो उनकी अलाइनमेंट कितने टाइप्स की होती है। तो अब एक तो ये कि आप बिल्कुल रट्टा लगाते जाओ, एक तो ये चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आपने फ़ौरन से वहाँ पर वर्ड खोला, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट यानी शेप इंसर्ट किया और आप चले गए फॉर्मेट के टैब में, आपने अलाइनमेंट देख ली कि भाई ये 3 किस्म की अलाइनमेंट है। कौन कौन सी होती हैं? टॉप, मिडिल और बॉटम। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो चीज़ें ढूंढने वाली हैं वो आइटम आपसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा होगा, उसी पे ही सिचुएशंस बनी होंगी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट फिर है आपके पास स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट भी क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है, कलेक्शन ऑफ शेप्स हैं। जैसे लेट सपोज के स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारी आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं। लेट सपोज अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम हायरार्की की तरफ जाते हैं कि जी ऊपर टॉप पे CEO CFO है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर्स है। अगर मुझे इस तरह की एक चीज़ बनानी हो तो मैं जी हायरार्की को सेलेक्ट करके वो कोई भी टाइप 2D 3D वगैरह जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ मैं मैनुअल भी बना सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर है तो शेप्स ही ना सर। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर शेप में जाके एक एक शेप इंसर्ट करता जाऊँ, उनको अलाइन करता रहूँ और उनको ग्रुप कर दूँ, वो भी बन जाएगा। तो ये क्विक वे है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी लेआउट बनाने का कोई तरीका होता है स्मार्ट आर्ट, सही है। फिर आपके पास है चार्ट्स, ठीक है, और चार्ट्स भी तकरीबन 2 साल हो गए ये टॉपिक ऐड किया, पहले तो नहीं था, अब तो ऐड हो चुका है ये। और चार्ट का जो पर्पस है, जो यूजेज है, वो वर्ड में भी सेम है, एक्सेल में भी सेम होगा, पावर पॉइंट में भी सेम होगा, ठीक है। तो चार्ट्स
कौन कौन से होते हैं ज़रा बताइए। पाई चार्ट होता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम भी होता है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज टेस्ट की जाएंगी लेकिन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगी। लेट सपोज आपको एक डेटा दिया हुआ है एमसीक्यू में कि जी जैन से दिसंबर तक का डेटा है, एक्चुअल और बजट का। कंपनी चाहती है कि वो एक रेलिवेंट चार्ट बनाए और नीचे 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा चार्ट क्रिएट किए जाएंगे? जब मेरे पास जनवरी से दिसंबर तक का डेटा है, एक्चुअल वर्सेस बजट का, और आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा चार्ट क्रिएट करूं, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है? हाँ, लाइन चार्ट। जब भी हम ट्रेंड ओवर टाइम की बात करते हैं तो ये फिक्स है कि हम सबसे पहली जो प्रायोरिटी देंगे वो लाइन चार्ट को देंगे। देखिए, जैन से दिसंबर के लिए बार चार्ट में बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं रिसीव नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं चार्ट्स को क्रिएट करने के। जैसे अगर मैं इस चीज को यहाँ दिखा सकूं, मैं अपना कर्सर जो है ना यहाँ लाइन चार्ट पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये कब बनाया जाता है, इसके अंदर जवाब ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो यूज दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज और कैटेगरीज। बात समझ में आ रही है? तो अगर याद नहीं आ रहा हो तो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन ये उस वक्त देख सकोगे जब आपको ये सारी टेक्निक्स पता होंगी कि जी ये सवाल का जवाब मैं कहाँ से ढूंढूं। फिर है आपके पास स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ये जब ऑप्शन नहीं हुआ करता था तो हम मैन्युअली अपने कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट्स लिया करते थे। कुछ के कीबोर्ड्स चेंज होते थे तो हम 2 कीज के थ्रू स्क्रीनशॉट लिया करते थे। अब हमारे पास डायरेक्टली स्क्रीनशॉट आ सकता है। ये सिर्फ उन विंडोज का स्क्रीनशॉट दिखाएगा जो विंडोज हमारे पास टास्क बार पे मिनिमाइज नहीं हुई हुई है, यानी जो टास्क बार पे प्रोग्राम्स ओपन है उनके स्क्रीनशॉट्स ही यहाँ पर दिखाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। नंबर 2 के जब भी मैं अगर मुझे कोई भी स्क्रीनशॉट चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सेल का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मुझे अब अलग से एक्सेल पे जाकर उसको स्क्रीनशॉट का लेकर यहाँ पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो एक्सेल का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज इस एक्सेल जो मेरी टास्क बार पे मौजूद है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। इस एप्लीकेशन को मैंने मिनिमाइज कर दिया और मैं इनसाइट पे जाके स्क्रीनशॉट में जाके देख रहा हूँ तो क्या मुझे एक्सेल नजर आ रहा है? क्योंकि एक्सेल स्टिल ओपन है लेकिन टास्क बार पे मिनिमाइज हुआ हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट वो कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज के जो प्रोग्राम्स ओपन हुए हुए टास्क बार पे वो पूरे के पूरे आपको कैप्चर होते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें कुछ स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए, तो आप फिर किसकी तरफ बढ़ जाते हो? स्क्रीन क्लिपिंग की तरफ। जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, और अगर स्क्रीन क्लिपिंग भूल गए, मतलब मुझे याद ही नहीं कि स्क्रीन क्लिपिंग की डेफिनेशन क्या है, तो जरा देखो, आप अपना कर्सर रखोगे तो उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई भी आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया और जो रेलिवेंट पार्ट आपको जितना पोर्शन, जो भी पोर्शन चाहिए, आपने उसको ड्रैग किया और वो उतना ऑप्शन आप पोर्शन जो होगा वो आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, सही है। ओके, नेक्स्ट इज के आपके पास जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू स्प्रेडशीट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, यानी ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डेफिनेटली क्रिएट की गई होगी और फिर इसको पीडीएफ करके इसका प्रिंट निकाला गया होगा। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इसके पेज के कुछ पार्ट्स है, ठीक है। जो सबसे ऊपर टॉप पे है हम उसको हेडर कहते हैं। उसका एक स्पेसिफिक मार्जिन फिक्स होता है, उसके अंदर आप अपना हेडर लिखते हैं कस्टमाइज। नीचे बॉटम पे हम देखें तो फूटर कहलाता है, वो भी आप अपना कस्टमाइज लिखते हैं जिसपे पेज नंबर चेंज हो रहे होते हैं, राइट। इसी तरह से कुछ और मजीद चीजें हैं इसमें जो मैं आपको अभी बताता हूँ। थीम्स हैं, जैसे थीम्स क्या करेंगे? लेट सपोज अगर मेरे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो 10 पेजेस का है और मैं उस पर एक थीम अप्लाई कर रहा हूँ। थीम अप्लाई करने से होता क्या है? एक बहुत रॉकेट साइंस नहीं सोचना है, एएफसी के बच्चे जैसा सोचना कि भाई अगर एक डॉक्यूमेंट है
और उस डॉक्यूमेंट को मैंने बनाया 10 पेजेस, 15 पेजेस, 6 पेजेस, ठीक है। मैं टाइप करता गया, मैंने हेडिंग्स दी थी, जो भी रेलेवेंट काम करना था। फिर मैं आया थीम पे, मैंने कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लिया। हुआ क्या इससे, क्या किया इसमें? क्या बोल रहे? एक फाइल को हाँ, शॉर्ट कर दिया उसका। और आप क्या कह रहे थे? ओके, एक फॉर्मेटिंग की बात करें और एक फाइल की साइज, टाइम पीरियड शॉर्ट। और क्या हो सकता है? थीम क्यों अप्लाई? एक फॉर्मेटिंग, सबसे पहली बात तो ये कि वो फॉर्मेटिंग आपको कहते हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। हमने तो अजीब ब्लैक एंड व्हाइट में सारा डॉक्यूमेंट लिख दिया, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि थीम हमारा टाइम सेव करता है, सही। एडवांटेज इसके तरफ आओ कि इसको करने से हो क्या रहा है, सिर्फ कलर चेंज नहीं हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? क्या मैं अपना कस्टमाइज कोई थीम क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उसको सेव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। एक और एमसीक्यू समटाइम्स आता है कि जो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो ना, बिल्कुल जैसे लेट्स सपोज ब्लैंक, और मैंने कुछ भी टाइप किया, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, इस पर मैंने अभी थीम अप्लाई किया। तो एक बार याद रखना कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, नया कोई भी, जितनी मरतबा भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर एक थीम अप्लाइड हुआ होता है, ठीक है। और वो कौन सा थीम होता है? वो होता है ऑफिस थीम, ये वाला, ये बाय डिफॉल्ट सब पे ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। फिर थीम्स में क्या क्या चीजें होती हैं? थीम्स जो कंट्रोल करता है ना, वो इन चीजों को कंट्रोल करता है, पैराग्राफ की स्पेसिंग, कलर्स, फॉन्ट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर वाटरमार्क, ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, चैप्टर 9, 10 को हम गो थ्रू कर रहे हैं। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, वाटरमार्क वही है जो पेजेस के सेंटर में डायगोनल भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, जिस तरह से आप उसको रोटेट करते हैं। ग्रे कलर में होता है ताकि वो आगे का जो फॉन्ट है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वाटरमार्क अप्लाई हम क्यों करते हैं? ताकि हम कॉपीराइट्स को जो है वो कर सकें, कि रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि कोई इसको चीट ना करे। मार्केटिंग हो सकती है इससे, वाटरमार्क को अप्लाई करने से, ठीक है। सही है। पेज कलर क्या कहते हैं? पूरे पेज के कलर को चेंज कर देगा, सही है। पेज बॉर्डर्स, पेज पे बॉर्डर्स बना के आएगा। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। फिर है लेआउट का टैब क्या कहता है? लेआउट के टैब में अब हमारे पास डिफरेंट मार्जिन हैं, और डिफरेंट मार्जिन के नेम्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और उनके साइजेस भी हैं, क्योंकि पेज बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट और साइज में होता है, ठीक है। लैंडस्केप भी कर सकते हो आप इसको। तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको ये मार्जिन नजर आ रहे हैं कि अगर आप किसी मार्जिन को सेलेक्ट करते हो तो उसका टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कितना है, और उसका बाय डिफॉल्ट भी आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो एमसीक्यूज में हो सकता है आपको कोई वो टाइप पूछे और उसका डिफॉल्ट पोजीशन पूछ ले कि वो कितनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो कितनी आपको यहाँ पर नजर आती है, सही है। कस्टम मार्जिन भी एक और ऑप्शन है, जहाँ पर जाकर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको, ठीक है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सही है। मल्टीपल पेजेस, मिरर मार्जिन, 2 पेज पर शीट, बुक फोल्ड, जैसी जो रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। फिर आपके पास ओरिएंटेशन, आपको पता है 2 किस्म की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट कौन सा पोर्ट्रेट होता है शीट का? यस, हाँ बोलो। पोर्ट्रेट होता है, ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट होता है। और पावर पॉइंट जब ओपन करते हो तो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, लैंडस्केप होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस रखना, 2 एप्लीकेशंस में पोर्ट्रेट होता है और एक में लैंडस्केप होता है, सही है। फिर पेजेस की साइजेस हैं, और उन साइजेस के भी पॉइंट्स होते हैं। आपके पास टेक्स्ट है, आप उसको कितने कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको 2 कॉलम्स में ब्रेक कर दो, तो ये पेज के ऊपर 2 कॉलम्स में इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से कॉलम्स के अंदर फर्दर अगर आप देखें तो मोर कॉलम्स का एक ऑप्शन है। अब मसला ये होता है कि स्टडी टेक्स्ट में टॉपिक तो है, फिर हम यहाँ पे जाके देखते नहीं है, मसला सारा यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाके आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है कि भाई अच्छा इस विंडो के अंदर और फर्दर क्या चीज़ है। आप देखें, आपको किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं करना, बट यू हैव टू एक्सप्लोर कि अच्छा यार इसमें ये चीज़ भी है। तो मैं देख सकता हूँ कि जी यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम्स मुझे कितने मिल सकते हैं, 13 मिल सकते हैं, कि जी मैं 13 कॉलम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अभी मुझे एक बात बताएं, अभी ये डेटा आपके कितने कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? वेरी गुड, 1। कोई ये ना कहे कि 0, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 1 होता है कॉलम, ठीक है।
इसी तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ होते हैं ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, और सेक्शन ब्रेक्स होता है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लेट सपोज अगर 6 पेजेस हैं तो 6 पेज ब्रेक है। मतलब बोलने का क्या है कि हर पेज बाय डिफॉल्ट एक पेज ब्रेक है, हर पेज बाय डिफॉल्ट एक पेज ब्रेक है। आप इन पेज ब्रेक्स के अंदर सेक्शंस बनाते हैं, और सेक्शंस क्यों बनाते हैं? जब आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जब आपको मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती हैं डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और आप शुरू के 4 पेजेस में हेडर फूटर मुख्तलिफ रखना चाहते हैं, फिर 5वें से 10वें पेज तक हेडर फूटर मुख्तलिफ रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर्स डिफरेंट रखना चाहते हैं, अगर आप लाइन नंबर्स डिफरेंट रखना चाहते हैं, अगर आप ओरिएंटेशन डिफरेंट रखना चाहते हैं, शुरू के 4 पेजेस पोर्ट्रेट, बाद के 6 पेजेस लैंडस्केप, तो ये कुछ 5 से 6 डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप सेक्शन ब्रेक्स बना रहे होते हैं। और सेक्शन ब्रेक्स कुछ 4 किस्म के होते हैं। एक होता है नेक्स्ट पेज, कि जिस करंट पेज पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसके आगे के पेज के सेक्शन बन जाएंगे। कंटिन्यूस, जिस पेज पे खड़ा हूं उसके आगे जितने पेजेस होंगे सारे बन जाएंगे। इवन ऑड पेजेस का मतलब आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब आ जाते हैं रेफरेंसेस के टैब पर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी मैंने कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं की है, मतलब सही है, हर टॉपिक को गो थ्रू करवा रहा हूँ मैं। मतलब आपको एक जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है चैप्टर 9 और चैप्टर 10 वो आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, सही। इसको डिटेल में भी देख लेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा रेफरेंसेस के टैब के ऊपर। जो आपके चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेफरेंसेस के टैब में